जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज आप सभी जानते हैं कि आज भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज 15 अगस्त 2023 को भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, जब भारत ब्रिटेन की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। लगभग 200 साल की ग़ुलामी थी, उससे जब आज़ाद हुआ था तो पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया। और आज 2023 को आज 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की कहानी किस प्रकार हुई। ये जो 15 अगस्त 1947 का दिन ऐसा है कि हर कोई भारतवासी उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए उसकी इच्छा होती है, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दिन को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और 15 अगस्त 1947 को आप जानते हैं कि हमारा भारत देश ब्रिटेन की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था, तो बहुत से लोगों ने बहुत खुशी और जश्न मनाया था। और इस क्रांति को, इस जो हमने आज़ादी को पाया था, बहुत से क्रांतिकारी असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और बिपिन चंद्र पाल। बहुत से लोग उन्होंने योगदान दिया, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, जे.बी. कृपलानी हों, उषा मेहता हों। बहुत सी महिलाओं ने भी योगदान दिया और बहुत से बच्चों ने भी अपना योगदान दिया। तो सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन ये है कि आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी थे। बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना जीवन भी बलिदान किया और बहुत सी क्रांतिकारियों ने कठोर यातनाएं सही जेल में रहकर। तो दोस्तों, तब हमारे देश को ये अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो अब हम आज ये देख रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता हमें किस प्रकार मिली। हम सभी जानते हैं कि भारत 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वहीं से भारत को ग़ुलाम करने की अंग्रेज़ों ने योजना शुरू कर दी थी। पहले प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। धीरे धीरे अंग्रेज़ भारतीय राजाओं को घेरते रहे और उन्होंने धीरे धीरे कब्जे में ले लिया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आए थे 1600 में। उसके बाद से वो पहले फ्रांसीसियों को हराया, फिर पुर्तगालियों को बाहर किया। पहले आपस में उन्होंने युद्ध लड़े, उसके बाद फिर भारतीय राजाओं से उन्होंने युद्ध लड़े। और समय समय पर अपना राज्य विस्तार के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की नीति अपनाई, जैसे सहायक संधि, हड़प नीति, रिंग फेंस की नीति। ये अलग अलग नीतियाँ बनाई और फिर 1858 में सीधे ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में भारत आ जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं। तो आज हम भारत की स्वतंत्रता की जो बात कर रहे हैं, वो हम माउंटबेटन योजना के बारे में प्रमुखता से बात कर रहे हैं, क्योंकि माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था और भारत को क्या मिली थी? स्वतंत्रता दी गई थी। बेस यही था। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था ब्रिटिश संसद में, लेकिन माउंटबेटन योजना ही उसका पारित करने का आधार थी। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि 1 सितंबर 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध से भारत ने सीधे तौर पर तो भारत उसमें शामिल नहीं था, लेकिन आप जानते हैं कि भारत को आज़ाद करने में इस द्वितीय विश्व युद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो औपनिवेशिक नीति थी, उसके विरुद्ध विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियों का दबाव पड़ रहा था अंग्रेज़ों के ऊपर कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए। तो अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक सत्ता पर विश्व पटल का इस समय दबाव पड़ रहा था, तो अंग्रेज़ भी परेशान थे। और फिर आज़ाद हिंद फ़ौज के सिपाहियों पर अंग्रेज़ों ने क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने मुकदमा चलाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहा जाए तो आज़ाद हिंद फ़ौज के सिपाहियों पर मुकदमा चलाया। तो इससे क्या हुआ? इससे
जनवरी 2016 में जनवरी 1946 में, 2016 कहाँ से आया, जनवरी 1946 में भारतीय सेना में जगह जगह विद्रोह हुए और सभी वर्गों के लोग ये जो आज़ाद हिंद फौज की सिपाही थे इन पर चलने वाले मुकदमे के विरोध में थे। और आज़ाद हिंद फौज के लिए मुकदमा लड़ा भी गया था, जैसे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू ने भी उस समय इनका मुकदमा लड़ा था। और जो आम जनमानस था, इन सिपाहियों के लिए आम जनमानस के हृदय में एक विशेष स्थान था। तो उन्होंने इनका ये जो मुकदमा चल रहा था इसके विरोध में जगह जगह पर हड़ताल और विद्रोह हुए और सभी वर्गों ने इस मामले में विद्रोह किया। फिर आता है कि 18 फरवरी 1946 को मुंबई में रॉयल नेवी के द्वारा, जो रॉयल नेवी थी, ब्रिटेन की रॉयल नेवी, उसमें भारतीय सिपाही शामिल थे। तो मुंबई की रॉयल नेवी के द्वारा हड़ताल किया जाता है और विद्रोह कर दिया जाता है आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों पर जो मुकदमा चल रहा था उसके लिए। इस केस को हम क्या कहते हैं, इसे नेवी विद्रोह या मुंबई विद्रोह या बॉम्बे म्यूटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, या बॉम्बे म्यूटनी कहते हैं। तो ये कब हुआ था बॉम्बे म्यूटनी? ये 18 फरवरी 1946 को हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद बात आती है कि फरवरी 1946 में ही इस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हो जाते हैं। तो जो फरवरी 1946 में ब्रिटेन के जो पीएम रहते हैं, तत्कालीन पीएम क्लीमेंट एटली ने एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा कर दी फरवरी 1946 में। और ये शिष्टमंडल क्या करेगा भारत में आकर? उन्होंने कहा कि भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशेगा। तो जो क्लीमेंट एटली द्वारा 3 सदस्यीय जो शिष्टमंडल के भेजने की घोषणा की गई थी, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, तो इन्होंने भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशने के लिए ये लोग आते हैं। फिर क्या होता है, 16 मई 1946 को ये जो मिशन है ये नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखता है, जिसमें भारत को बिना बांटे सत्ता हस्तांतरण की बात करता है। क्या करता है कि भारत को हम बांटेंगे नहीं, भारत को पूरी सत्ता हस्तांतरण कर देंगे। ये 16 मई 1946 को ये घोषणा करता है। फिर अपनी ही बात से ये पलट जाता है, 16 जून 1946 को ये फिर से एक घोषणा करता है और अपनी बात से पलटकर कहता है कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत को 2 भागों में बांटकर सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। मतलब भारत का बंटवारा किया जाएगा, 2 भागों में बांटकर सत्ता हस्तांतरण की जाएगी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 20 फरवरी 1947 को सर क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं ब्रिटिश संसद में कि हम ब्रिटिश सरकार है भारत को जून 1948 तक पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देगी। कब दे देगी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता? जून 1948 तक ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देगी। कौन? ब्रिटिश सरकार। मतलब सत्ता हस्तांतरण कर देगी। ये कब घोषणा की जाती है? 20 फरवरी 1947 को। किसके द्वारा? सर क्लीमेंट एटली, जो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश संसद में ऐसी घोषणा की जाती है। और फिर 18 मार्च 1947 को जो सर क्लीमेंट एटली थे, ब्रिटेन के पीएम, वो लॉर्ड माउंटबेटन, जो इस समय भारत के वायसराय थे, उन्हें पत्र लिखते हैं और देसी राजाओं के भविष्य के बारे में बातचीत करते हैं और अपने विचार रखते हैं। इसमें जो पत्र भेजते हैं उसमें देसी रियासत के राजाओं के भविष्य के बारे में विचार रखते हैं। फिर क्या होता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947, कोई पूछे कि माउंटबेटन योजना आई कब आई, तो हम बताएंगे 3 जून 1947 को। तो लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को अपनी एक योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को 2 भागों में भारत को बांट दिया जाएगा। 2 भाग कौन कौन से होंगे? भारत और पाकिस्तान। अभी हम लॉर्ड माउंटबेटन के जो योजना थी उसके बारे में हम विस्तार से भी बताते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ये जो योजना थी इसमें क्या कहा गया था। इसमें जो प्रमुख प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, इन्होंने कहा था
कि हम भारत को दो भागों में बांट देंगे, एक भारत एक पाकिस्तान। किस किस में? एक भारत और एक पाकिस्तान, दो भागों में बांट देंगे डोमिनियन स्टेटस के रूप में, और बंगाल और पंजाब का विभाजन करेंगे। असम के सिलहट जिला और उत्तरी पूर्वी जो सीमा प्रांत है या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो है उनका जनमत संग्रह कराया जाएगा, उसके हिसाब से इन्हें बांटा जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को एक पृथक संविधान सभा के बारे में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की एक अलग से पृथक संविधान सभा रहेगी। देसी रियासतों को छूट रहेगी, या तो वो भारत संघ में शामिल हों, चाहे तो वो पाकिस्तान संघ में शामिल हों, या चाहे वो स्वतंत्र रूप से अपनी रियासतें चला सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक दिन निश्चित किया, 15 अगस्त 1947 का दिन जो निश्चित किया, उसमें इन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। और यही जो माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रस्ताव हैं, यही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसे प्रमुख रूप से इसे रखा गया, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को इसी के अनुसार ही इसे आधार बनाकर पारित किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आता है? 1947 में आता है। अब हम ये बताते हैं कि 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाता है। लेकिन इसके पहले की हम बात बताएं तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है, जिसमें हमने बताया कि माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन स्टेटस बनाने की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान, रियासतों को छूट दी जाती है, और 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की तिथि तय की जाती है। इसके बाद फिर जस्ट अगले दिन 4 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एक पत्रकार वार्ता करते हैं, जिसमें वो लगभग 570 देसी रियासतें थीं उनके बारे में अपने प्रश्न के उत्तर देते हैं पत्रकार वार्ता में। फिर क्या होता है? फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो रहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जाते हैं ब्रिटेन संसद में, अपनी माउंटबेटन योजना को जो बताते हैं, और उसी के अनुसार ये वहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पेश करते हैं। ब्रिटिश संसद में कब पेश करते हैं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ये पेश करते हैं 4 जुलाई 1947 को पेश करते हैं। और ये ब्रिटिश संसद से कब पास हो जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये लोग ये पास कर देते हैं 2 हफ्ते के भीतर ही, लगभग 18 जुलाई 1947 जो डेट रहती है, इस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। फिर क्या होता है? ब्रिटिश संसद जब पारित कर देती है तो फिर उसी के अनुसार ही 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन सरकार ने भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम से 2 राष्ट्र बना देती है। भारत और पाकिस्तान नाम से जब 2 राष्ट्र बन जाते हैं तो फिर क्या होता है? एक जो सीमा रेखा रहती है रेड क्लिफ को, भारत और पाकिस्तान की जो जैसे पहले 15 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत व पाकिस्तान नाम से 2 राष्ट्र बनते हैं। तो भारत व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ आयोग बनाया जाता है, जो उनके विभाजन की रेखा तय करेगा, उनकी सीमाएं तय करेगा। तो सर रेड क्लिफ जो हैं इस आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, तो उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ आयोग नाम रखा जाता है। और जो 565 छोटी बड़ी रियासतें होती हैं, सरदार पटेल इन रियासतों का एकीकरण कर देते हैं। हालांकि वर्तमान में इस समय 3 हिस्से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस समय बटा था तो पाकिस्तान में भारत एक बटा था, और एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश का रूप ले लेता है। तो वर्तमान में 3 हिस्से दिखाई पड़ते हैं भारत के, एक भारत, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। लेकिन विभाजन के समय ये 2 हिस्से थे, भारत और पाकिस्तान। तो जो छोटी बड़ी रियासतें थी 570 के लगभग या 565 मान लीजिए, तो ये सरदार पटेल इनका एकीकरण करते हैं। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप रियासतें रह जाती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और पुदुचेरी। तो गोवा जो रहता है, पहले जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह विलय पत्र पर तब हस्ताक्षर करते हैं जब पाकिस्तान के बागियों के द्वारा, या कहा जाए पाकिस्तान की सेना के द्वारा, उन पर आक्रमण कर दिया जाता है जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए।
जूनागढ़ जो रहता है, जूनागढ़ के नवाब छोड़कर भाग जाता है। जूनागढ़ का जो जनमत संग्रह था वो भारत के पक्ष में था, और हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय किया गया ये ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। फिर गोवा को पुर्तगाल से 1961 में आज़ाद कराया गया, और पुडुचेरी को भी फ्रांस से आज़ाद कराया गया। तो इस प्रकार जो हमें भारत वर्तमान में देखने को मिलता है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान इस प्रकार से इनकी कहानी निकल कर आती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत जो है किस प्रकार स्वतंत्रता के रास्ते पर पहुंचा, और द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर हमने आपको माउंटबेटन योजना होते हुए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक बताया। फिर आपको रेड क्लिफ लाइन और बांग्लादेश के बारे में भी हमने आपको बताया, और किस किस को कैसे विलय किया गया इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, इसको आप भी सुनिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और इस जानकारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे उन सभी को अपने देश के बारे में और उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।